मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। पंडित जी, पंडित जी, स्वागत है आप सभी का युवा सेना में। भारत के ऐसे क्रांतिकारियों की एक ऐसी सीरीज जिसमें हम सबसे पहले आज ऐसे महान क्रांतिकारी की चर्चा करने वाले हैं जो ब्रिटिश सत्ता के समय भी आजाद हुआ करते थे। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे सुयश कमल सोनी सर के साथ। स्वागत है सर आप सबका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो भारत की आजादी के योगदान है उन पे हम चर्चा कर पा रहे हैं। और जो नई पीढ़ी है वो शायद इस लेक्चर के द्वारा बहुत सारी चीजें समझ पाए कि किस तरीके से ये समर्पण की भूमि बनाई गई। 23 जुलाई को भारत मां के एक और सपूत का जन्म हुआ जिन्होंने अपना जीवन इसलिए बलिदान कर दिया ताकि देशवासी आजादी की हवा में सांस ले सके। जी, तो सर आप चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ बताएंगे? जैसे कि मुझे पता है, मुझे ज्ञात है कि आप स्पेशल वीडियो शूट करने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज गए थे। आज मैं इलाहाबाद में हूँ जिसका नया नाम प्रयागराज है। और यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर इस प्रतिमा के पास जाना है तो पहले जूते उतारते हैं, हम नमन करते हैं। और ये मैं अपने मन से इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब ये कर रहे हैं और यहाँ की यही परंपरा है और परंपराओं का पालन ही हमारे आदर्श है। जो आजाद जी का जो अंतिम समय था वहां पर, तो आपने क्या महसूस किया? और हमारे जो स्टेट पीएससी लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको आप क्या बता सकते हैं यहाँ से? सर सबसे पहले तो जैसा मुझे बताया गया है और मैंने वहां पे भी काफी रिसर्च की, लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि जो चंद्रशेखर आजाद है उनका असली नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं था और उनका जो जन्म है वो भी अलीराजपुर में हुआ था। और चूंकि आप एमपीपीएससी के एक्सपर्ट हैं सर और आपने काफी बच्चों को मेंटोर किया है, तो थोड़ा सा आप वो मध्य प्रदेश वाला जो पहलू है जो पूरा एक कालखंड रहा है उनके जीवन का, उसके ऊपर आप थोड़ी सी लाइट डालिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म है वह 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर रियासत के अंतर्गत, क्योंकि उस समय डिस्ट्रिक्ट नहीं था अलीराजपुर, क्योंकि अलीराजपुर 17 मई 2008 में जिला बना है। तो 1906 में भाभरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी और इनकी माता जी का नाम जगरानी देवी था, तो उनके पुत्र के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बहुत कम लोग जानते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो पंजा लड़ाने में बड़े निपुण थे। इसके अलावा वह गुरेला युद्ध नीति को भी काफी अच्छे से जानते थे। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश को लेकर कि चंद्रशेखर जो आजाद है, चंद्रशेखर आजाद स्मारक जो है वह ओरछा में भी है और भाभरा में भी है। और भाभरा का वैसे नाम परिवर्तित कर दिया गया है 2011 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, इसका नाम चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया है। जी। अब सर जैसे कि आपने बताया कि जो जहां उनका जन्म हुआ अलीराजपुर भाभरा के बारे में आपने जानकारी दी, इसके अलावा जो उनके गुण थे, तो पंजा लड़ाना मतलब अपने आप में जो कदकाठी या फिर जो शरीर का जो बनावट रही है काफी पहलवानों जैसी रही होगी। मैंने भी जब वहां पर जो उनका स्मारक है वो देखा तो इस तरीके से मूंछों को ताव देते हुए धोती पहने, और देख के ही समझ में आ रहा था कि नहीं, ये जो व्यक्तित्व है ये काफी ज्यादा शक्तिशाली रहे होंगे पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हम सबके जीवन में सर ऐसा एक मोड़ आता है जब हमें समझ में आता है कि मैं ये काम करने के लिए ही जन्मा हूं। और ये मोड़ चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन में जब आया, जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 की बात करें, जब गांधी जी पिक्चर में आ चुके थे 1915 के बाद, फिर हमने चर्चा की है जी अपने लेक्चर्स में हमने चर्चा की है चंपारण की, अहमदाबाद और खेड़ा, किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से वो जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, जो भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है, उसमें वो अपना व्यक्तित्व मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सारी चीजें। अब यहीं पर सर एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट चंद्रशेखर आजाद के जीवन में जब आता है, जब 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत वो पकड़े जाते हैं। अब पकड़े तो गए, उसके बाद आपको मालूम है कि कैसा होता है, ये कोर्ट कचहरी का काम चालू हो जाता है और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उनसे सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य से सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? और जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहते हैं मेरा नाम है आजाद। फिर उसके बाद आगे की चर्चा बढ़ती है और उनको सजा, उस समय इस तरीके की सजा नहीं मिलती थी, कारावास छोटे हैं, व्यवस्थाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इसलिए बेतों की सजा जो पहले राजा महाराजा देते थे कि इसको कोड़े की सजा दी जाए, 100 कोड़े, 500 कोड़े, इस तरीके से, तो उस समय उनको 15 बेत
एक बड़ी सी छड़ी जो मास्टर जी मारते हैं उस तरीके की 15 बेत की सजा देके उनको छोड़ दिया जाता है। परंतु उस दिन वो एक प्रण ले लेते हैं कि मैं पहली चीज तो मातृभूमि को एक तरीके से कहें तो ये जो अंग्रेजों का शिकंजा है इसे आजाद कराने के लिए पैदा हुआ। जी जी। दूसरी चीज इनको जो समझ में आ जाती वो ये कि एक बार तो मैं अंग्रेजों के हाथों में आ गया हूं, लेकिन इसके बाद मैं कसम खाता हूं कि मैं कभी इनके हाथ नहीं आऊंगा। और यही कारण था जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। जो आपने बताया, मैं इलाहाबाद गया था तो मुझे पता चला कि वो जो आखिरी गोली थी जिसे वो चाहते तो एक अंग्रेज को उड़ा सकते थे, उसका खेल तमाम कर सकते थे, परंतु उन्होंने उस आखिरी गोली पर अपना नाम क्यों लिखा? को चुनना था, या तो वो एक गोली और मार के एक पुलिस वाले को मारते और उसके बाद पुलिस वालों को सरेंडर करते, या फिर उन्हें अपना प्रण याद आया कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। और आपको पता है आगे क्या हुआ, वो आखिरी गोली उन्होंने अपने लिए चुनी। क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। आप मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। और जैसे आप बता रहे हैं कि एक गोली से वो एक अंग्रेज को भी मार सकते थे, क्योंकि ये उनका एक व्यक्तिगत कमिटमेंट था और वो यही चाहते थे कि वो किसी गोरे के हाथ से ना मरे, किसी अंग्रेजी सैनिक के हाथों ना मरे। इसीलिए आखिरी गोली पर उन्होंने अपना खुद का नाम लिख लिया और हमेशा के लिए वह आजाद हो गया। सर यहाँ पे जैसे हम बता रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है 1921 का, फिर यहीं पर उनका जो सिलसिला है वो नहीं रुकता है। यहां से उनके दिमाग में चीजें स्पष्ट होती जा रही थी। एक जो आकार है वो बन गया था कि मुझे कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। 1925 में आपको मालूम है काकोरी कांड होता है, उसमें भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। 1928 की बात करें जब HSRA बन गए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद इस तरीके के दिग्गज नेता HSRA में मिल जाते हैं। और उसी समय की बात है, आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन आता है और साइमन गो बैक के नारे जब लगाए जाते हैं और उस आंदोलन में लाला लाजपत राय लाठी की चोट की वजह से मारे जाते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल मैं जी। लाला जी की बहुत सम्मान करा करते थे, लाला जी का, चाहे भगत सिंह हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। और जब लाला जी की हत्या कर दी जाती है इस तरीके से लाठी मार के, तो प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगती है। जिसके बाद सॉन्डर्स हत्याकांड के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कानपुर में किस तरीके से इन्होंने एक जाने माने अफसर की हत्या कर दी थी और जिसकी वजह से एक तरफा दहशत फैल गई थी चंद्रशेखर आजाद के नाम की। अंग्रेज जब भी उनका नाम सुनते थे तो उनके गले सूख जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहीं से चंद्रशेखर आजाद कानपुर वाली जो घटना थी, यहीं से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए वो। ठीक है सर, एक चीज मैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप हमारे जो ऑनलाइन कोर्स है सुपर 50 बैच जो है उसको जरूर ज्वाइन करें। जैसे कि 15 बेटों की सजा पर हम चर्चा कर रहे थे, तो कौन से ब्रिटिश जज थे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को ये सजा दी थी? उस समय कौन से प्रिंसिपल स्टेट के महाराजा भी हुआ करते थे, क्योंकि रियासतों का दौर था उस समय, और ये सजा कहां पर सुनाई गई थी? वही दूसरा एक और पहलू है कि आजाद की ओर से एडवोकेट कौन थे। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है आपको हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर अवेलेबल होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं सुपर 50 को। इसके अलावा इंदौर से कुछ दूरी पर बड़वानी में ऑफलाइन बैच हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं। सर ये तो आप सही कह रहे हैं कि आजकल जिस तरीके से एग्जाम के क्वेश्चंस तैयार करे जा रहे हैं, हमने इसके ऊपर पिछले लेक्चर्स में भी बहुत ज्यादा गहराई से बात की थी, काफी ज्यादा एनालिसिस किया था कि सवाल अब कंपटीशन बढ़ने की वजह से हिस्ट्री इतिहास वही रहने वाला है, लेकिन इतिहास की और ज्यादा गहराइयों में जाके, जैसे आपने बताया जज का नाम, वकील का नाम, लोकेशन, कहां वर्डिक्ट सुनाया गया था, ये सारे सवाल आना शुरू हो गए। इसीलिए जरूरी है अब स्टूडेंट्स को कि रिसर्च बेस्ड स्टडी और ऑथेंटिक स्टडीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसी सोच के साथ हम ये सुपर 50 बैच जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में है, ये लेकर आ रहे हैं। दूसरा ये है सर, इस समय आप देखिए वेरीफाइड कंटेंट जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि एक प्रमाणित डाटा होना चाहिए आपके पास। तो हम प्रमाणित डाटा पे, क्योंकि मेरा खुद का एक व्यक्तिगत रिसर्च है और काफी लंबे लंबे रिसर्च है, और आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न साइट उनको मैंने विजिट भी किया है, जिसमें बुंदेलखंड के भी कुछ साइटें शामिल हैं। आप देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ
ग्वालियर वाला जो रीजन है, यहाँ की भी कुछ साइटें शामिल है, उसमें आप भी हमारे साथ में थे। हमारी बहुत बड़ी टीम यहाँ पर काम कर रही थी। तो वेरीफाइड कंटेंट जब आप निकालते हैं, तो वहां पर जब आपको वेरीफाइड कंटेंट मिलता है तो आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आप विकिपीडिया के डाटा में उलझ जाते हैं। यहाँ पर सुपर 50 जो बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन, जो सेंटर बड़वानी में ओपन होने जा रहा है, यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी दिक्कतों को फेस नहीं करना पड़ेगा, और एक आपका महत्वपूर्ण जो समय है वो यहाँ पर बच जाएगा। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवान है। सर, बात आ जाती है उस समय की कि जब इलाहाबाद के उस पार्क में, जिसको पहले कंपनी गार्डन कहा जाता था, अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, जिसको आज चंद्रशेखर आजाद पार्क या चंद्रशेखर आजाद गार्डन के तौर पे जाना जाता है, उस दिन की घटना के ऊपर सर थोड़ा सा आप रोशनी डालें और हमें समझाएं किस तरीके से वो सिलसिलेवार घटना हुई थी जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो थे, हम सभी को पता है कि 27 फरवरी का वो दिन था, और 1931 इलाहाबाद वो स्थान था। यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता अपनी पूरी पुरजोर ताकत यहाँ पे लगा देती, यानी कि आगरा जो छावनी थी इनकी, वहां की पूरी आर्मी को इधर शिफ्ट कर लेती, यहाँ तक कि इंदौर जो था यहाँ की छावनी को भी वो इन्वाइट कर लेती है। सब ये चाहते थे कि आजाद को रोक लिया जाए। मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। पंडित जी, सुखदेव भाग। पर अगर आजाद को नहीं रोका गया तो ये पूरा जो भारत है ये पूरा आजाद हो जाएगा, और इसकी जो चिंगारियां है वो सभी रियासतों में फैलने लगेगी, वैसे ही जैसे 1857 की क्रांति के समय हुआ था। तो यहाँ पर एक मुखबिर सूचना दे देते हैं और ये बता देते हैं कि वो कहाँ पर है। तो वो जब भाग के जा रहे थे तो उस समय गार्डन से होकर ही गुजरते हैं, तो यहाँ पर वो श्रेय लेते हैं और यहीं से अंग्रेजी सेना के साथ वो लोहा लेते हैं। जैसे कि हमने शुरू में भी चर्चा की कि अंतिम एक गोली थी, वो किसी भी एक ब्रिटिश अधिकारी को मार सकते थे, किसी भी अंग्रेजी सैनिक को मार सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि शुरू का उनका कमिटमेंट रहा था कि जीते जी उनको आप नहीं पकड़ सकते। वैसे ही जैसे कि झांसी की रानी ने कहा था, रानी अवंतीबाई ने कहा था मध्य प्रदेश में, उसी और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आजाद के मन में ये ख्याल था। तो ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो इलाहाबाद में घटी थी। यहीं से चंद्रशेखर आजाद हमारे पूरे देशवासियों के लिए हमेशा के लिए आजाद हो गए। तो सर, ये आज हमारी चर्चा थी जिसमें हमने बात की शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में और किस तरीके से उनका योगदान था हमारे देश की स्वतंत्रता में। कल हम इसी चर्चा में बात करेंगे एक और महान हस्ती के बारे में, लोकमान्य तिलक, और उनकी जो भी योगदान रहे हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में बात करेंगे। सर, आज इस चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो सर, इस कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं और आपसे मिलेंगे सर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।